आर्थिक स्थिति अब धीरे धीरे अमीर कैसे बना, इसने जब वहाँ जमीन अच्छी करवाई, पैसा लगाया, कुछ पुश्तैनी तो थोड़ा बहुत तो था इनके पास, उसके बाद यहाँ पे लोग बसने लग गए, किसान आने लग गए, किसान खेती करने लग गए, खेती बढ़िया हुई तो टैक्स बढ़िया हुआ। फिर इसने दो तरह के कर लगाए, मैं थोड़ा सा समझा दूं फिर पढ़ाऊंगी। इसने दो तरह के कर लगाए, एक का नाम है चौथ। चौथ मतलब 1/4। भाई टोटल जितनी पैदावार हुई ना, मान लो 100 किलो गेहूं हुए तो 25 किलो राजा को चुपचाप देने हैं, तुम्हें बस ये नियम है, मानना पड़ेगा। अभी भी ऐसा ही है, जितना कुछ भी कमाते हैं ना उसका एक बड़ा प्रतिशत देश की सरकार लेती है हर जगह। हो सकता है आप लोगों को पता ना चलता हो, आप कहीं भी किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे ना तो वो आपको बिल देंगे, बिल पे देखना CGST और SGST लिखा होता है, इसमें 9.5%, 9.5%। छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ खाने पीने की चीजों पे। आप कुछ भी कमाने लगेंगे तो आपके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा, आपकी तनख्वाह पे टैक्स लगता है, सबके ऊपर। ये बुरा नहीं होता, लेकिन इसके बदले सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर टैक्स ले सरकार तो सुविधाएं दे। इसने एक टैक्स किया, भाई जितनी टोटल इनकम होगी ना इसका 1/4 हिस्सा। ये किन से लिया? जो इसकी टेरिटरी के अंडर थे, लेकिन सीधे इसकी मतलब ये मान लो इसका प्रशासन नहीं चलता था लेकिन वो इसके अंडर थे, तो वो डायरेक्ट जो इसके अंडर नहीं थे लेकिन फिर भी इसकी मानते थे, 1/4 देते थे। इसी तरह से एक टैक्स था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, इसमें टोटल पैदावार का 1/10 लिया जाता था, तो ये कम हिस्सा था। 100 किलो में से 10 किलो दे देना और वो 100 किलो में से 25 किलो लेगा। एक आइडिया दे रही हूँ। तो ये दो तरह के टैक्स हैं, चौथ और सरदेशमुखी। खूब आता है एग्जाम में। किसके टाइम के हैं ये मराठा काल के हैं। चौथ में 1/4 हिस्सा, सरदेशमुखी में 1/10। देखो क्या कह रहे हैं, भू राजस्व के लिए पूरे राज्य को 16 इकाइयों में विभाजित किया गया था। इसने अपना भाई कैसे इकट्ठा होगा पैसा, तो 16 अलग अलग इकाइयां बना दी। हर एक की जमीन की देखो वो छड़ी से माप करवाई थी, भाई कहां बढ़िया पैदावार है वहां से ज्यादा लिया जाएगा। शिवाजी की आय का मुख्य साधन, ये खूब पूछते हैं, चौथ था मेन, क्योंकि चौथ मतलब 1/4। चौथ हर साल वसूल किया जाता था, तो ये अच्छी जमीन पे लगता होगा तभी हर साल वसूल करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, चौथ मतलब 1/4 भाग। ये जो टैक्स है उन मराठा सरदारों द्वारा लिया जाता था जो शिवाजी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन नहीं थे बल्कि स्वायत्त स्थिति में थे। तो यानी वो डायरेक्ट इसके अंडर नहीं है, वैसे वो इसके कंट्रोल को मान रहे हैं लेकिन वो ऐसा इसकी स्वायत्त, अपनी स्थिति उनकी पर्सनल की स्वायत्त है। 1/4 आय का दूसरा मुख्य साधन सरदेशमुखी था। ये राज्यों की आय का 1/10 भाग होता था। तो मुख्य साधन कहेंगे तो चौथ, दो कहेंगे तो चौथ और सरदेशमुखी। ये कर है, ये टैक्सेस हैं। शिवाजी ने पैदावार का 33% लगान के रूप में प्राप्त किया। किससे? जनता से। भाई तुम्हारे यहाँ जो पैदावार है ना, अब किसान खेती तो किसान ही करते थे मेनली, तो 33% हिस्सा राज्य का है। बाद में स्थानीय करों को समाप्त कर दिया, तरह तरह के कर थे, जैसे चुंगी कर लगता था, किसी किसी तरह के शुल्क थे, आज भी ऐसे ढेर शुल्क हैं। ये सब खत्म करके क्या किया, पैदावार का 40% लेने लगा। सारे टैक्स बंद कर दो, एक टैक्स लगेगा और 40% टोटल इनकम का तुम्हें मुझे देना है। क्यों देना है? क्योंकि इसके कारण मैं हथियार खरीदूंगा, सेना बनाऊंगा, सेना का खर्चा होगा, सेना मेंटेन रहेगी तो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, तुम सेफ रहोगे, नहीं तो कोई भी आएगा तुम्हें लूटेगा और भाग जाएगा। तो टैक्सेस से ही तो सेना चलेगी। तो 40% लेने लग गया बाद में, पहले 1/3 था। शिवाजी के नियमित घुड़सवार सैनिक को पागा या बरगीर और अस्थायी घुड़सवार सैनिक को सिलहदार कहा जाता था। तो पागा जो स्थायी जो नियमित थे ना घुड़सवार सैनिक, उनका नाम था पागा। इसकी सेना के पार्ट थे ये। जैसे जात और सवार पढ़ा था ना हमने, बस यही है इसमें। ये लास्ट पॉइंट था शिवाजी के बारे में। शिवाजी के बारे में हमने जो जाना वो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसलिए ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो कोई पूछे कि शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था, तो दो कर थे, चौथ और सरदेशमुख। इसके प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? इसके अष्टप्रधान, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, पेशवा का पद। पेशवा इज इक्वल टू प्रधानमंत्री, PM। शिवाजी ने अपना एरिया टेरिटरी बढ़ाई, राजा की उपाधि भी ग्रहण की, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन 6 साल बाद अचानक, छोटी सी एज में, 52 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं होती, तुम्हारे बहुतों के तो फादर की एज के आसपास के थे, सोचो उनके बच्चे भी सेटल नहीं थे, उससे पहले वो एक्सपायर हो गए। उनके जाने के बाद जो उनके प्रॉपर्टी है, किले वगैरह तो थे ही, इन सबके मालिक बने संभाजी। संभाजी अपने पिताजी जैसे गुणों से भरे हुए थे, बहुत ताकतवर, बहुत दिलेर राजा बने और छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह इनके नाम के आगे भी छत्रपति संभाजी महाराज ये नाम हो गया इनका भी, जैसे पिताजी का था। 1680 में इन्होंने काम संभाला और 1689 में 9 साल बाद इनकी क्रूर निर्मम हत्या कर दी मुगलों ने, औरंगजेब ने। औरंगजेब नहीं मरा, शिवाजी मर चुके हैं लेकिन औरंगजेब भी जिंदा बैठा है। इनके ऊपर लगातार जैसे इससे चिढ़ते थे क्योंकि इनके पिताजी एज सच ताकतवर नहीं थे, कोई बहुत बड़ी सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन पंगे लेते रहते थे मुगलों से भी। और मुगलों को उन्होंने कई बार जैसे चकमाई तो दिया, जैसे भाग गए जंगलों में, हाथ नहीं आए, तो एक तरह से हार हुई ना मुगलों की, फिर आगरा से भाग निकले। तो इनके प्रति ना एक चिढ़ थी औरंगजेब के मन में कि ये उसी शिवाजी का बेटा है जो कि मुझे कुछ समझता ही नहीं था, जबकि मेरे समकालीन ही तो था वो। तो संभाजी महाराज जो हैं इनको चालाकी से और गड़बड़ी करके इनके ऊपर अटैक करके मुगलों ने इनको पकड़ लिया। ये पकड़े गए, कहीं कहीं लिखा है कि ये भाग गए थे वहां से, बाद में जंगल से जा रहे थे अपने एक दोस्त कवि कलश के साथ। तो संभाजी का एक फ्रेंड है कवि कलश, इन दोनों को मुगलों ने पकड़ लिया, मुगल सेना ने, और इन दोनों को पकड़ के इनकी पेशी की गई औरंगजेब के सामने। 9 साल तो बढ़िया राज किया, लेकिन उसके बाद ये पकड़े गए, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये हार गए, कोई कहता है भाग गए बाद में पकड़े, कोई कहता है वहीं से गिरफ्तार कर लिया, जो भी हुआ होगा। इन दोनों को पेश किया गया किसके सामने? औरंगजेब के सामने। आगरा ले जाया गया इनको, औरंगजेब के सामने आगरा में जब ये पहुंचे दोनों, तो उन्होंने देखा अच्छा ये शिवाजी का बेटा है, तो पुरानी एक रंजिश थी उसके मन में शिवाजी के प्रति। शिवाजी ने इनकी बेइज्जती की थी ना इन्हीं के दरबार में, तो उन्होंने कहा कि भाई देख तेरे पिताजी जो थे वो तो माने नहीं और बहुत जल्दी स्वर्ग सिधार गए, अब तेरे पास ऑप्शन है, तू 9 साल बाद तू राज तो कर गया, लेकिन अब हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और जैसा हम कहें वैसा करेगा। उन मुगलों के नाम बता जिसने मराठों की मदद की थी, तो यानी जिन्होंने तेरी मदद की उनके नाम बता। अब उनके नाम बता देगा तो गद्दारी हो जाएगी ना, मदद तो विश्वास करके की जाती है, और अगर इसने नाम बता तो गद्दारी इसके खून में नहीं थी। इसने कहा नहीं बताऊंगा। बोला धर्म परिवर्तन कर ले, हमारे धर्म में आ जा, छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो हिंद स्वराज का नारा तेरा बाप और तू देते हो ना, ये मुझे पसंद नहीं। मतलब इसका बहुत गलत तरीका था। अब ये भी गुस्से में आ गया संभाजी। संभाजी के भी पिताजी की बेइज्जती उसको सहन नहीं हुई और संभाजी ने कहा ठीक है धर्म बदल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, अगले दिन मैं अपना धर्म बदल लूंगा। यानी अपनी बेटी, तू तो कट्टर मुसलमान है, तू अपनी बेटी की शादी पहले मेरे साथ कर दे हिंदू धर्म में, और अगले दिन मैं जो है मुसलमान बन जाऊंगा। ये जैसे इस तरह की बात बादशाह के सामने करना बहुत हिम्मत चाहिए थी, और ये पता था कि औरंगजेब मेरा जो है चमड़ी को उधड़वा देगा। ऐसा ही किया औरंगजेब ने। औरंगजेब इतने गुस्से में भर गया
औरंगजेब ने कहते हैं वहीं इनके हाथ कटवाए, दोनों हाथ कटवा दिए। फिर कहा कि इसको तड़पा तड़पा के मारना है और एक एक करके शरीर का अंग ना धीरे धीरे काटते जाना है, एकदम से नहीं मारना कि भाई इसको फील हो कि मैंने गलत किया, मैंने गलत बोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इनको कैद कर दिया। अब डेली इनको यातनाएं दी जाती, इनके पैरों के जो ये थे ना नाखून, एक दिन जैसे वो निकाले सारे, फिर एक दिन हाथों के नाखून, सोचो कितना पेनफुल रहा। फिर जैसे सिर के बाल सारे उसे खींच खींच के निकाल दिए। जब इतने से बात नहीं बनी, ना धर्म बदले ना अगला माफी मांगे, तो फिर शरीर के अंग काटने स्टार्ट कर दिए। पैर पहले नीचे से काटे, फिर घुटने से काटे, फिर और ऊपर से काटे, ऐसे हाथ काट दिए थे। फिर धीरे धीरे से इतनी हद हो गई कि भाई अब तो आदमी जो है हाँ करेगा ही करेगा कि मैं धर्म बदलूंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन ये नहीं माना। औरंगजेब रोज घूमने जाता और देखता इसका क्या हश्र है और खुश होता, मुस्कुराता, लेकिन इसके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आई और ये उसको देख के और खुश होता, कहता नहीं बदलूंगा धर्म, जैसे चिढ़ाने के उससे कि तू कुछ भी कर ले, हद से मुझे मारेगा, मैं धर्म नहीं बदलूंगा। ऐसे यातनाएं देते 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 फाइनली 40 दिन हो गए। 40 दिन एक आदमी को इस तरह से यातनाएं दी गई। जब ये दिखा ना कि मान ही नहीं रहा, तो बोले इनकी जिंदा की चमड़ी निकाल दो शरीर से। सोचो शरीर बस इतना रह गया, सिर, हाथ है नहीं, पैर है नहीं, सिर से लेकर कमर तक का हिस्सा है और उस आदमी के उतने शरीर को चाकू और वो लेके उस टाइम बड़े बड़े खंजर टाइप की और स्किन जैसे ऐसे पूरी निकाल दी जिंदा आदमी की। कितना ज्यादा पेनफुल, एक बार इमेजिन करके देखो, अगर कहीं चाकू से हल्की स्किन भी हट जाए तो दर्द होता है। जिंदा आदमी की चमड़ी उधेड़ी गई, बिल्कुल जिंदा की। और तब भी इसने कहा कि मैं धर्म नहीं बदलूंगा। तब औरंगजेब ने कहा था कि शंभाजी अगर तेरे जैसा मेरा एक भी लड़का होता ना तो इस दुनिया पे मैं राज कर सकता था, मतलब तेरी हिम्मत की मैं भी दाद देता हूं। इतना ज्यादा निर्ममता से किसी आदमी को मार डालना, सिर्फ उसमें कि धर्म बदल, तो बहुत बड़ी बात है। फाइनली जाके इतनी ज्यादा इंजरीज को कितने दिन सहन करते ये एक्सपायर हो गए। 1689 में इनकी डेथ हो गई। किसकी? वीर छत्रपति संभाजी महाराज की। आज भी लोग पूजा करते हैं शिवाजी की और उनके बड़े बेटे की, इसी कारण से। इनकी डेथ के बाद जो इनका अगला वंशज है, इनको तो पकड़ के ले गए वहां जो भी हुआ। अब ये हो गया कि भाई मराठा साम्राज्य का अगला स्वामी कौन, क्योंकि राजाओं का मरना तब नॉर्मल था कि भाई ठीक है ले गए तो हो सकता है मार दें, अगला स्वामी कौन। तो इनका बेटा था जिनका नाम था शाहू जी महाराज, ऐसे मतलब नाम के आगे लिख दिया था शाहू जी महाराज। ये बहुत छोटे थे शाहू भी, शाहू को बहुत बड़े नहीं थे, 6-7 साल के थे 1689 में। तो 1689 में इनकी डेथ के बाद इनके महल में, अब इनका महल कहाँ है? रायगढ़। रायगढ़ राजधानी थी ना इनके शिवाजी की, यहाँ रहते हैं। इस महल पे अटैक कर दिया मुगलों ने, मुगलई सेना ने, कि वो तो मारा गया संभाजी, अब इनके ऊपर अटैक कर दो, इनको भी मार दो, ना माने तो, और नहीं तो ये इलाका, ये रियासत हमारी। तो जब अटैक करने आए ना, तो इनका जो शिवाजी महाराज थे, इनके 2 बेटे मैंने बताए, एक तो संभाजी, एक इनका बेटा था राजा राम। राजा राम कहते हैं, राजा राम जो था छोटा बेटा, ये उतना लायक नहीं था, इसमें संभाजी जैसे गुण नहीं थे, शिवाजी जैसे वो डरपोक टाइप का था थोड़ा सा। तो इसने क्या किया, ये वहां से भाग गया। जब अटैक हुआ ना तो अपने बीवी बच्चों को लेकर भाग गया। लेकिन संभाजी की पत्नी और जिनको मारा था निर्ममता से, उनकी पत्नी और उनका बेटा शाहू जी महाराज और उनकी वाइफ, किसकी वाइफ? संभाजी की, शंभा की, ये वहीं पर रह गए। और इन दोनों को पकड़ लिया, माँ बेटे को पकड़ लिया मुगलों की सेना ने, और पकड़ के इनको मारा नहीं, इनको ले गए दिल्ली। और पूछा जी क्या करना है इनका, तो पता नहीं, इनका तो इतिहास है ही नहीं आगे कि क्या हुआ, मार ही दिया होगा और तो क्या होता। लेकिन बोले इसको नहीं मारना, इस बच्चे को मत मारो, इसको हम अपनी कैद में रखेंगे और इसको बढ़िया खाने पीने को दो, राजाओं के बच्चों की तरह पालो। लेकिन इसकी शिक्षा दीक्षा पता नहीं उसने क्या प्लान किया, भगवान जाने। उसने कहा इसको मारना नहीं है, इसको मोहरे की तरह हम यूज करेंगे टाइम आने पर। शाहू जी छोटा सा बच्चा, उसको नहीं पता क्या बातचीत हो रही है, 6-7 साल का। तो शाहू जी को अपने हिसाब से ढालने का प्लान था इसका, औरंगजेब का। इसके बाद जो सारी बागडोर है, अब सोचो भाई भाभी भी अता पता नहीं, भतीजे का अता पता नहीं, भाई मारा गया, तो अब राजपाट किसके हाथ में आ गया? राजा राम के हाथ में। राजा राम लायक नहीं है लेकिन फिर भी कुछ साल राज करेगा। राजा राम की कहानी आज नहीं पढ़ते, राजा राम को कल पढ़ेंगे क्योंकि आज टाइम हो गया। तो आज हमने देखा शिवाजी महाराज ने क्या कुछ किया, कैसे उनकी लाइफ बीती। 52 साल की छोटी सी एज में एक्सपायर हो गए। 1664 में एक बार सूरत को लूटा और फिर एक बार मरने से पहले भी, इसमें 1670 शायद लिखा था, वो 79 होना चाहिए, 2 बार सूरत लूटा गया, 1664 में, 1679 में। 1674 में इन्होंने कहा शिवाजी महाराज के आगे छत्रपति लगेगा। गंगा भट्ट काशी के विद्वान ने इनका राज्याभिषेक किया, सिक्के चलाए गए, इनका तुलादान हुआ, इन्होंने दूसरी शादी की और फाइनली जाके उस उपाधि का यूज सिर्फ 6 साल तक किया, क्योंकि 1680 में ये एक्सपायर भी हो गए। इनके बाद इनका राजपाट इनके बेटे संभाजी ने संभाला, 9 साल बढ़िया काम किया, पर मुगलों की सेना ने उनको पकड़ लिया और फिर उनका निर्मम हत्या कर दी। 40 दिन वो दुखी करके उनको बहुत बुरी तरह, वो उनकी लाइफ खत्म हो गई। उनकी पत्नी और उनके बेटे को पकड़ के ले गए, पत्नी को शायद मार डाला गया होगा, बेटे को अपने पास रख लिया और फिर उसका अता पता काफी सालों तक दिया ही नहीं कि वो जिंदा है या वो मार दिया। बाद में पता चला कि वो जिंदा था जब वो वापस आया 17-18 साल बाद। तो यहाँ तक का इतिहास, पेशवाओं की भी शुरुआत ऐसे सच नहीं हुई जिनको पढ़ा जाए, लेकिन अब कल जो पढ़ेंगे उसमें पेशवाओं का नाम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे, शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे। आज हमने शिवाजी पूरा करके उत्तराधिकारी की स्टार्टिंग कर दी है। चलिए, थैंक यू।